بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 6 solids exercise questions. Now question 2 part 1. Indicate the effect of pressure and temperature on solid. Solid के ऊपर pressure और temperature का क्या effect होता है हमें उसको बताना है. सबसे पहले हम देखते हैं जी कि solid होता क्या है. Solid is a state of matter which has fixed shape and geometry. A solid substance has highest density than its liquid or gaseous state because of close packaging of its particles. Solid क्या होते हैं? State of matter जो ऑक्युपाई करते हैं फिक्स शेप और फिक्स ज्योमेट्री और इनकी जो डेंसिटी है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस हाई होती है. इसकी वजह क्या है हाई डेंसिटी की? क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है. Therefore solids are incompressible. इसकी वजह से क्या सॉलिड जब इनकम्प्रेसिबल है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आता. इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट और जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो भी एक रेगुलर स्ट्रक्चर के तहत होती है. When temperature of solid is increased, each particle start to vibrate faster about a fixed point. और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जाते हैं अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट. When the solid is heated sufficiently, disruptive vibration overcome attractive forces present among particles and finally the solid starts to melt. और जब हम उसको मजीद हीट देते जाते हैं तो जो हमारी वाइब्रेशंस है वो इस कदर तेज हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं कि जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो खत्म हो जाती हैं और सॉलिड जो है वो एक टेम्परेचर के ऊपर आकर जब उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो गई हैं जबकि वो सॉलिड में थी तो हमारा सॉलिड जो है वो स्टार्ट हो जाता है इन कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. Now question 2 part 2 differentiate between amorphous and crystalline solids. Amorphous solids और crystalline solids के दरमियान हमने differentiate करना है. Amorphous solid क्या होते हैं जी? The solids which have irregular arrangement of atoms, ions और molecules are called amorphous solids. Amorphous solids ऐसे solids होते हैं जिनमें जो arrangement होती है वो irregular होती है, कोई इनका pattern specific नहीं होता. जबकि crystalline solids के हैं जी the solids which have regular arrangement of atoms, ions और molecules are called crystalline solids. crystalline solids के अंदर जो वो regular arrangement होती है of atoms, molecules और ions और जो है वो एक specific pattern को follow करते हैं. Amorphous solids are also known as supercooled liquid or pseudo solids rather than the true solids. Amorphous solids को हम कहते हैं supercooled liquid या सीडो सॉलिड्स. सीडो का क्या मतलब है? सीडो मीन्स फॉल्स, यानी कि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते बल्कि ये सीडो सॉलिड्स होते हैं. और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ट्रू सॉलिड्स. एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. जो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो भी स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि वो ओवर द रेंज मेल्ट होते रहते हैं. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जी हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट and they have no definite heat of fusion. amorphous solids की जो heat of fusion है वो भी definite नहीं होती बल्कि वो over the range heat of fusion को occupy करते हैं. जबकि crystalline solids के जी they have definite heat of fusion, यानी कि वो एक specific point के ऊपर जाकर जो है जो उनकी heat of fusion है वो specific है और वो उसी के ऊपर जाकर जो है वो fuse होते हैं from solids to liquid. They are isotropic in nature. एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं जी? ये आइसोट्रोपिक होते हैं. आइसोट्रोपिक मींस कि वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज देंगे इन ऑल डायरेक्शंस. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं जी? दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर. एनआइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे. एमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. जो इनके दरमियान अरेंजमेंट है वो काफी स्मॉल लेवल के ऊपर ऑर्डर्ड है, यानी कि किसी हद तक उनकी जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड है. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जी दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. एग्जांपल के जी अमॉर्फस सॉलिड की रबर, ग्लास, ग्लू.
और क्रिस्टलाइन सॉलिड की NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और डायमंड कंस्टिट्यूट करता है कार्बन। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 3, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी? The substance that shows different intensity of properties in different direction is called anisotropic and this property is called as anisotropy। जो हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जब वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करें इन डिफरेंट डायरेक्शन, उस फिनोमेना को हम कहते हैं एनिसोट्रोपिक। और जो सब्सटेंस इस फिनोमेना को अकर करते हैं उसको हम कहते हैं एनिसोट्रोपी। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 4, व्हाट इज सिमेट्री ऑपरेशन, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। Symmetry: the property of solid crystals by which its faces, angles and edges are repeated when it is rotated by 360 degrees is called symmetry। किसी भी सॉलिड क्रिस्टल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अपने फेसेस, एंगल्स और एजेस को रिपीट करे जब हम उसे 360 डिग्रीज के ऊपर रोटेट करें, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री। और सिमेट्री को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल बाय व्हिच इट लुक्स सेम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सच एज रोटेशन और रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड सिमेट्री। या सॉलिड क्रिस्टल की ऐसी प्रॉपर्टी कि जब हम उसे रोटेट करें या रिफ्लेक्ट करवाएं तो उसकी जो है वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रोटेशन। नाउ सिमेट्री ऑपरेशन: an action or operation by which the crystal looks same as it was looking in original position is called symmetry operation। जब हमने कोई एक्शन या ऑपरेशन किया है कि जो हमारा क्रिस्टल है वो पहले जैसा ही दिखाई दे, जैसे कि ओरिजिनली दिखाई दे रहा था आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्शन, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं जी सिमेट्री ऑपरेशन। प्लेन ऑफ सिमेट्री: an imaginary plane that cuts a solid into two parts which are exactly mirror image of each other is called plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि सॉलिड को इनटू टू पार्ट्स जो कि एक दूसरे का एग्जैक्टली मिरर इमेज होते हैं उसमें डिवाइड कर देता है और उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री: अ प्लेन point or line in or through an object above which transformation, rotation or reflection produce same object is called element of symmetry। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? ये प्लेन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है या लाइन भी हो सकती है जिसके गिर्द हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है यानी कि रोटेशन करवाई है, रिफ्लेक्शन करवाई है और हमारे पास जो सेम ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है उसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। Now question 2 part 5, write a note on transition temperature। The temperature at which two crystalline forms, allotropes or polymorphs of same substance coexist in equilibrium is called transition temperature। Transition temperature ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी जो है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म इक्विलिब्रियम के अंदर कोएग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अबव और बिलो दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे पास खाली सिंगल फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ऑफ दैट सब्सटेंस। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 6, व्हाट डू यू नो अबाउट अ यूनिट सेल? The smallest group of atoms, ions or molecules in a crystal which has all properties of crystal is called a unit cell। यूनिट सेल क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, आयंस हो सकता है या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो सकता है जो कि क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज द क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि एग्जिबिट करे तमाम प्रॉपर्टीज जो कि क्रिस्टल के अंदर होनी चाहिए उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 7, व्हाट डू यू नो अबाउट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग? इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ईच स्फीयर हैज 6 नेबरिंग स्फीयर्स। जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के अंदर स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, हर स्फीयर के पास जो है वो 6 नेबरिंग स्फीयर्स होते हैं यानी कि वो 6 स्फीयर्स से सराउंड किया गया होता है। Consider two layers of sphere placed on each other. In second layer there are two types of holes। जो हमारी second layers है उसके अंदर दो types के holes हैं, tetrahedral holes and octahedral holes।
अगर हम थर्ड लेयर को इस तरह प्लेस करें, टेट्राहेड्रल होल्स को फिल कर लें, उसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग. If we place third layer of spheres, it would be placed either in tetrahedral holes or octahedral holes. जब हम थर्ड लेयर्स ऑफ स्फीयर्स को प्लेस करेंगे तो या तो वो ऑक्टाहेड्रल की प्लेस पे आएंगे या टेट्राहेड्रल होल्स की प्लेस को कवर करेंगे. और अगर if third layer is placed on tetrahedral holes, then spheres of third layer will be present directly on first layer to form arrangement like AB, AB, AB or 1 2 1 2. और अगर हमने थर्ड लेयर को ऐसे प्लेस कर दिया कि वो टेट्राहेड्रल होल्स की प्लेस को कवर कर लें तो हमारी जो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर है वो एग्जैक्टली सेम होंगी. और इस अरेंजमेंट को हम ए बी ए बी ए बी या 1 2 1 2 कह सकते हैं. और इस फॉर्म ऑफ क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. नाउ क्वेश्चन टू पार्ट 8. What do you know about lattice energy? The amount of energy to convert one mole of ionic solid into its gaseous ion is called lattice energy. जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर हो कि हम 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस आयन कन्वर्ट कर सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी. या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन. या जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है जब हमने 1 मोल ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट किया है इनटू 1 मोल ऑफ इट्स गैसियस आयन, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी. Now question 2 part 9. Write a note on dispersion effect. The dispersion effect of electronic cloud can be explained on the basis of polarizability. जो हमारे पास dispersion effect है हम उसको explain कर सकते हैं on the basis of polarizability. अब polarizability क्या होती है? जब the polarizability of an atom or molecule is a measure of the ease with which electron charge density is distorted. ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की डिस्टॉर्शन की जो मेजर होती है उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी. लार्ज एटम्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड देन स्मॉल एटम्स. जो हमारे पास बिगर साइज के एटम्स होते हैं या लार्ज एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल एटम्स. In large atoms, the outer electrons are more loosely bound. They can shift towards another atoms more readily than more tightly bounded electrons in small atoms. जो हमारे पास large atoms हैं उनके जो outer electrons होते हैं वो बहुत loosely bound होते हैं from nucleus, जिसकी वजह से वो जो है दूसरे atoms में shift हो सकते हैं as compared to tightly bounded electron in small atoms. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर साइज. नाउ क्वेश्चन टू पार्ट 10. देयर आर सम चेंजेस इन मैटर. सॉलिड टू लिक्विड्स, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड्स, लिक्विड टू सॉलिड्स. Which of the change required us to provide energy and which gives out energy? जो हमें चार चेंजेस दी हुई हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. हमने बताना है कि प्रोसेस को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और किस प्रोसेस से हम एनर्जी ले सकते हैं. फर्स्ट पे हम देखते हैं जो सॉलिड से लिक्विड. अब जब हमने सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो सॉलिड में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड as there is a close packing between molecules of solid, and when we provide energy by increasing temperature the molecules begin to vibrate more quickly and then they become loosely bound and hence molecules of solid got converted to liquid. अब सॉलिड्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है. तो जब हम उसे हीट देंगे या उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा क्विकली वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी कम होने स्टार्ट हो जाएंगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारे पास जो सॉलिड है वो इन लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा और इस एनर्जी को हम कहेंगे जी हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ लिक्विड टू गैस. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस. अब लिक्विड में क्या है, एज कम्पेयर टू गैसेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं. So, as there is somewhat close packing between molecules of liquid and when we provide energy by increasing temperature, the molecules begin to vibrate more quickly and they become more loosely bound and their bond got break and hence molecules of liquid got converted to gas. जब हम उन्हें एनर्जी देंगे तो जो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम होते जाएंगे ड्यू टू वाइब्रेशन
और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा कि लिक्विड जो है वो हमारा इन द फॉर्म ऑफ वेपर कन्वर्ट हो जाएगा और इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं जी गैस टू लिक्विड। गैस में क्या होता है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो जब हमने गैस से लिक्विड में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। So energy is given out or absorbed to convert gas into liquid. As there is more spaces among gas molecules, when their energy or temperature is decreased, molecules come across each other and make a connection bond among each other. And molecules got converted to liquids. Next है जी liquid to solid. Energy is given out or absorbed when liquid got converted to gas. अब liquid में क्या है as compared to solid, कम intermolecular forces हैं, तो जब हम उनके जो energy है वो कम करेंगे by decreasing their temperature, तो हमारा जो liquid है वो solid में convert हो जाएगा. Now question 2 part 11. Explain each of the statement below. You can smell a fish across the road. According to KMT of gases, the molecules of gas move haphazardly. जो हमारे काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस जो कि कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो एट रैंडम मूव करते हैं और दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड चेंज देयर डायरेक्शन, और जब उनके दरमियान कोलिजन होती है तो ड्यू टू कोलिजन उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्कैटर्ड आफ्टर कोलिजन. जो अब कोलिजन होती है तो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. You can smell a fish across the road because its particle of smell got mixed with the air, and as air is a gas and it is moving continuously, the smell reaches you. तो जो दरिया के या रोड के किनारे जो फिश पड़ी हुई है हम उसकी बू जो है वो ऐसे स्मेल कर सकते हैं कि जो उसकी बू है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है, और एयर चूंकि गैस है तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, और जब वो एयर हमें रीच करती है तो हम उस स्मेल को फील करते हैं. Now BAG sugar dissolve faster in hot water than in cold water. Sugar is soluble in water due to hydrogen bonding. जो हमारे पास शुगर है वो पानी के अंदर इसलिए soluble है बिकॉज शुगर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ड्यू टू देयर लाइक नेचर शुगर जो है वो soluble है इन वाटर. Sugar dissolves faster in hot water than it does in cold water because hot water has more energy than cold water. अब जब हमने वाटर को हीट दी, एनर्जी दी, तो हमारे पास क्या है, हॉट वाटर के अंदर ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. जब हमने वाटर को हीट किया तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उन्होंने एनर्जी को गेन किया और वो ज्यादा जल्दी से मूवमेंट स्टार्ट कर दी. और जब हमारे मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा फास्टर मूव कर रहे हैं तो जो हमारी शुगर है वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट बना रही है, जिसकी वजह से जो हमारी शुगर है इन हॉट वाटर जो है वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. नाउ सी है जी कंडेंसेशन अकर्स ऑन इनसाइड ऑफ योर विंडो इन विंटर. विंटर में हमारे पास क्या है, जो कंडेंसेशन होती है इनसाइड ऑफ आवर विंडो, उसकी रीजन क्या है. अब कंडेंसेशन सबसे पहले हम देखते हैं जी, कंडेंसेशन इज कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड स्टेट. वेपर्स का लिक्विड स्टेट में बैक कन्वर्ट करना उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. इट अकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, और ये तब होती है जब हमारी जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो कम होता है. इन विंटर द टेम्परेचर आउटसाइड इज लो. अब विंटर में क्या होता है, जो बाहर टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत कम है. When water vapor strike the cold window, it condenses into liquid state. तो जब हमारे वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो विंडो से स्ट्राइक करेंगे और टेम्परेचर भी कम होगा तो हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड वाटर. Now question 2 part 12 is use the following words to label the changes A to D: condensation, evaporation, freezing and melting. हमारे पास ए से डी डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं, हमने बताना है कि कौन सा प्रोसेस इसमें से कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, फ्रीजिंग है या मेल्टिंग है. सबसे पहले जो है वो आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है जो कि प्रोसेस ए है. प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है. प्रोसेस सी में स्टीम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और प्रोसेस डी में वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है. तो सबसे हम पहले देखते हैं जी प्रोसेस ए. ये क्या है जी, आइस जो कि सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रही है इन वाटर जो कि लिक्विड है. तो जो हमारे पास प्रोसेस हो गया इसको हम कहेंगे जी मेल्टिंग.
As solid is converted to liquid, it is called melting. B है जी, water will get converted into steam. अब यहाँ से liquid जो है वो गैस में convert हो रहा है, तो this process is called evaporation. C है जी, steam into water. अब गैस जो है वो liquid के अंदर convert हो रही है, तो this process is called condensation. D है जी, water into ice. अब यहाँ पे क्या है, liquid जो है solid में convert हो रहा है, तो this process is called freezing. Question 2, part 13. Look at the densities in the table below. ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम और नाइट्रोजन की डेंसिटीज दी हुई हैं, जिनका यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब हमसे पार्ट ए में पूछा गया जी, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द अबव टेबल एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने इन चारों की फिजिकल स्टेट बतानी है. As densities of liquid are greater than those of gases, जो हमारे पास liquid की densities है वो as compared to gases ज्यादा होती हैं. तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वेरी लो डेंसिटीज, सो दीज आर गैसेस. अब ऑक्सीजन की भी 0.00133 है और नाइट्रोजन की भी 0.00117 है, जो कि 8.92 और 7.14 से अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम है. तो इसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो गई, गैसेस हो गई. And sulfur and potassium are liquid at room temperature. Part B है जी, give reason for big difference in densities of elements shown above. जो हमारे पास elements ऊपर दिए हैं उनकी जो densities में difference है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी reason क्या है. In gases, molecules are far away from each other having high volume. Gases में क्या होता है, जो molecules हैं वो एक दूसरे से far होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो volume है वो increase हो जाता है. और जब हम density और volume का relation देखते हैं by the help of D is equal to M over V, यानी कि density is equal to mass over volume, जो density और volume का inverse relation. तो जब volume increase करेगा तो definitely density क्या होगी, वो कम होगी. On the other hand, in liquids the molecules are closer to each other giving low volume. अब liquids में क्या होता है, molecules जब एक दूसरे के very close होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा volume है वो भी decrease हो जाता है. तो by the relation of density is equal to mass over volume, जब हमारे पास volume कम होगा तो definitely density क्या करेगी, increase करेगी, because of the inverse relation between density and volume. Now question 2, part 13 का जो है part C है जी, why is temperature and pressure important when giving the density of oxygen and nitrogen. As G is equal to Pm over RT, it means that density is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. और अब यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास ओनली ट्रू है फॉर गैसेस, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का होना लाजमी है फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 14 है जी, explain why the particles in solid ice stick together and those of steam do not, even they get very close. हमारे पास जो आइस जो कि सॉलिड है उसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, देन दोज ऑफ स्टीम, उसकी रीजन क्या है. वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूसली इन लिक्विड स्टेट. जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब लिक्विड स्टेट में हो वाटर, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कंटिन्यूसली इन मोशन होते हैं. When temperature is decreased, average kinetic energy of molecules decreases. जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मॉलिक्यूल्स की, वो भी डिक्रीज कर जाती है. As a result क्या होता है जी, molecules are nearer to each other and attract each other with more intermolecular forces. Molecules जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान जो intermolecular forces है वो भी बढ़ जाती है. और जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को रीच करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं और हमारे पास जो है वो आइस फॉर्म हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. Or as ice is a solid, it has more intermolecular forces. That is why particles got stick together. And steam is a gas. It has very low intermolecular forces. That is why particles do not stick together. Listen to part 15. When long bridges are constructed, the road bed is made in sections with spaces between the section. Why must be done so? जब हम बड़े बड़े ब्रिजेस को बनाते हैं तो जो रोड बेड होते हैं उसमें जो है वो सेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं.
और उन सेक्शंस में जो है वो स्पेसेस रखी जाती हैं। उस स्पेस की रखने की वजह क्या है वो हमने बतानी है। As in hot summer due to high temperature, the bridge expands and increases in length. समर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करता है और उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड बेंडिंग देयर मस्ट बी स्पेस बिटवीन एनी टू सेक्शन। तो जब हमारा सॉलिड एक्सपेंड करेगा तो बेंडिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शंस के दरमियान में स्पेसेस रखते हैं। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जब सॉलिड एक्सटेंड करेगा तो क्या होगी, बेंडिंग होगी, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रिज है उसके ऊपर इफेक्ट होगा और हमारा ब्रिज जो है वो ड्यू टू लोड ब्रेक भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन टू पार्ट 16, explain each of following situation in terms of energy produced or used. You feel cold immediately after getting out of swimming pool but you feel comfortably warm when you have dried yourself. जब हम पूल से बाहर आते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ी सी ठंड लगती है, लेकिन जब हम अपने आप को खुश्क कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं तो हमें जो है वो कंफर्टेबल फील होता है। उसकी रीजन क्या है। अब इवेपोरेशन क्या है जी, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस आफ्टर बाथ अ थिन लेयर ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड ऑन बॉडी। इवेपोरेशन क्या है जी, कूलिंग प्रोसेस है और जब हम पूल से बाहर आते हैं तो हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होता है जी, थिन लेयर ऑफ वाटर फॉर्म हो जाती है और जो वाटर हमारे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है बॉडी के, तो वो क्या करता है, एनर्जी लेता है फ्रॉम द बॉडी और वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे इवेपोरेशन होती है तो चूंकि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है और हमें जो है वो ठंड महसूस होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम द बॉडी ड्राइड अप एंड इट्स टेम्परेचर इक्वलाइजेस द सराउंडिंग। जब बॉडी खुश्क हो जाती है तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाता है टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और हम जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ नंबर बी है जी, स्किन एक्सपोज फॉर जस्ट अ शॉर्ट टाइम टू स्टीम कैन सफर सीवियर बर्न whereas skin exposed to hot water for the same length of time suffers only a mild burns or none at all. जब हमारी स्किन जो है वो स्टीम में एक्सपोज होगी फॉर शॉर्ट टाइम तो हमें क्या होगा, सीवियर बर्न फील होगा। लेकिन वही स्किन अगर हॉट वाटर में एक्सपोज कर दी जाए तो फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो हमें खाली हल्का सा बर्न फील होगा। उसकी रीजन क्या है, द हीट कंटेंट्स ऑफ स्टीम आर हायर देन हॉट वाटर। जो स्टीम में हीट के कंटेंट्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है देन एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। और स्टीम में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, तो जिसकी वजह से हमें स्टीम जो है वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करती है देन एज हॉट वाटर। It's all about exercise questions of chapter number 6, question 2. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.